प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल की कुछ स्पेशलिटीज़ बताना चाहता हूं। यहां पर दोस्तों आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। डेली अपन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का भी डिस्कशन करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपका एक टॉपिक भी है यूपीएससी जीएस सिलेबस का। डेली अपन इम्पोर्टेंट प्लेसेस का भी डिस्कशन करते हैं। डेली मैं आपसे यूपीएससी पीवाईक्यूज़ भी लेकर आता हूँ। यूपीएससी पीवाईक्यूज़ भी अपन डिस्कस करते हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। डेली वोकेबुलरी वर्ड्स अपन डिस्कस करते हैं। डेली सीसेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी क्लास जो रहती है दोस्तों वो बाइलिंगुअल रहती है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में ही मिलते हैं। उसके बाद डेली अपन जो है यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, देखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन लाइनर फैक्ट्स जितने भी बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा नया ही सीखेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए एजेंडा पुस्तिका का अनावरण किसने किया है? हु हैज़ अनवेल्ड द बुकलेट एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट? तो दोस्तों ये एक बुकलेट का नाम है, एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये इतना बड़ा जो नाम है, ये एक बुकलेट का नाम है। हाल ही में ही इसका अनावरण, इसको अनवेल किया है गिरिराज सिंह जी ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बेसिकली 73rd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस्ड किया गया था 1992 के अंदर। और दोस्तों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था ताकि रूरल डेवलपमेंट किया जा सके और जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके, विलेजेस के अंदर डेवलपमेंट किया जा सके, विलेजेस को एडमिनिस्ट्रेटिवली पावरफुल बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में निवेशक दीदी नामक भारत का पहला अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? मैं आपके लिए इंग्लिश में भी रिपीट किए देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑफ इंडिया कॉल्ड निवेशक दीदी इन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर रिसेंटली? तो दोस्तों, हाल ही में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में ही जम्मू और कश्मीर के अंदर भारत का सबसे पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को इनॉग्रेट किया है। और ये पूरा का पूरा जिसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है दोस्तों निवेशक दीदी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, यानी कि औरतों को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी उनको दी जा सके, पैसों के मामले में वित्तीय साक्षरता उनको समझाई जा सके। अगला क्वेश्चन, मिस्र कह लीजिए या फिर इजिप्ट कह लीजिए, बात एक ही, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मिस्र और इजिप्ट एक ही देश का नाम है। मिस्र में शर्म अल शेख में आयोजित UNFCCC UNFCCC COP27 के दलों के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? Who will lead the Indian delegation to attend the 27th session of the Conference of the Parties UNFCCC COP27 भी जिसको कहते हैं, जो कि होने वाला है इजिप्ट के अंदर। तो इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन को लीड करेंगे वो करेंगे भूपेंद्र यादव जी। दोस्तों अगर मैं UNFCCC की बात करूं तो ये साइन हुआ था 1992 के अंदर, और आपको सबको मालूम है एक समिट हुई थी जिसको अपन रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, यहाँ पर ही ये साइन हुआ था बाय द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो ध्यान रखिएगा COP27 की जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है आपके इजिप्ट के अंदर, और इंडिया की तरफ से जो लीडर इसको लीड कर रहे हैं वो कर रहे हैं भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? मालाबार एक्सरसाइज 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। मालाबार एक्सरसाइज जो होती है वो दोस्तों इंडिया जापान 4 देशों के बीच में होती है। यहाँ पर आप इमेज भी देख रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज की। तो ये क्वेश्चन भी आपका वन डे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का कितना अच्छा कंटेंट है, कितना अच्छा लेवल है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यहाँ पर ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये दोस्तों कैंसर का ही सिंबल होता है, यानी कि कैंसर को एलिमिनेट करने का सिंबल होता है ये। आप देख सकते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑन 7 नवंबर एवरी ईयर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम रिसेंटली? तो दोस्तों हाल ही में ही सिक्किम राज्य के सबसे पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं गायक, बहुत बड़े गायक AR रहमान जी। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये है दोस्तों AR रहमान, और इन्हीं को ही हाल ही में सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। सो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे पहली बार जो है सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो बनाए गए आपके AR रहमान जी को। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ग के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला किया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू अपहोल्ड 10% रिजर्वेशन फॉर विच क्लास? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, EWS कैटेगरी। आप सबको पता है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो 10% कोटा का रूल है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड किया गया था बाय द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अभी हाल ही में ही इसके ऊपर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, 3:2 के वर्डिक्ट आया। 3:2 वर्डिक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि 3 जने जो है वो ये जो 10% का कोटा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो कि 50% की कैप को एक्सीड करता है, उसके साथ है। मतलब 3 जजेस ये कह रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन है 10% का ये सही है, 2 जजेस ये कह रहे हैं कि ये गलत है। यहाँ पर आप द हिंदू की हेडलाइन भी देख सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट बाय मेजोरिटी व्यू ऑफ 3:2 अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 103rd अमेंडमेंट। और यही दोस्तों 10% रिजर्वेशन की यहाँ बात हो रही है। अब मैं आपको पूरा मुद्दा आसान से शब्दों के अंदर समझा देता हूँ, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम से ज़रूर पूछा जा सकता है, ज़रूर। UPSC पूछेगा तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पहले ही बता देता हूँ मैं। UPSC पूछेगा तो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ठीक है, 2019 के अंदर, और उसके बाद दोस्तों एक 10% कोटा दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्लास को। EWS क्लास वो क्लास होती है जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम हो, यानी कि अगर आप साल के 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आप EWS कैटेगरी में आएंगे।
जैसे ही आप EWS कैटेगरी में आएंगे तो आपको 10% का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। इस 10% के रिजर्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। इसी पर ही दोस्तों किसी व्यक्ति ने PIL लगा दी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब ये तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि 1992 के अंदर एक केस हुआ था, इंदिरा साहनी केस। उसके अंदर 50% की ही कैप थी। उसमें बोला गया था कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते। अब यहाँ पर आप 10% और दे रहे हो तो टोटल 60% रिजर्वेशन हो गया, तो ये तो गलत है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नहीं, ये सही है। जो रिजर्वेशन दिया गया है 10% का EWS कैटेगरी को 8 लाख रुपए की इनकम के हिसाब से, वो एकदम करेक्ट है, ट्रू है, वो दिया ही जाएगा। इतनी सी बात है दोस्तों, ये सारी बातें आपको लिख भी रखी है। द 10% EWS कोटा वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके तहत आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को ऐड किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिया जा सके जॉब्स के अंदर, जो कि इकोनॉमिकली जो कि वीकर सेक्शन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा मैटर, पूरा माजरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बी हेल्ड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गोवा। गोवा के अंदर जो है 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर आप उसका लोगो भी देख पा रहे हैं। दोस्तों आज के हमारे जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के फॉर्मर जज भी रह चुके हैं, और करंटली जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसलिए बन जाते हैं आज के, क्योंकि ये जो होंगे इंडिया के 50th CGI बनने वाले हैं। करंटली इंडिया के UU ललित साहब है, और इनके बाद जो नेक्स्ट CGI होंगे वो होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ वॉज अपॉइंटेड एज द 50th CGI ऑफ इंडिया, और ये किसको सक्सीड करेंगे? ये करेंगे करंट CGI UU ललित जी को सक्सीड करेंगे। और ये कब रिटायर होंगे DY चंद्रचूड़ साहब? तो ये होंगे 10 नवंबर 2024 को। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी एक तंजानिया का प्लेन था, वो बेसिकली लेक विक्टोरिया के अंदर क्रैश हो गया था। दोस्तों जो लेक विक्टोरिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक है। इसको अपन विक्टोरिया न्यांजा के नाम से भी जानते हैं, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। यहाँ पर आप लेक विक्टोरिया की इमेज भी देख पा रहे हैं। यहाँ आपको युगांडा मिल जाएगा। ये ब्लू पोर्शन जो है ये है दोस्तों लेक विक्टोरिया। यहाँ केन्या दिख जाएगा, यहाँ तंजानिया दिख जाएगा। तो ये आपका प्लेसेस इन न्यूज़ जो UPSC का सिलेबस है वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यह है दोस्तों CSET का क्वेश्चन। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करें, और जो आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलते हैं और देखते हैं डेली UPSC PYQ प्रीलिम्स। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड is the first regulatory body set up by the government of India. One of the tasks of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is to ensure competitive market for gas. Appeals against the decisions of PNGRB go before the Appellate Tribunal for Electricity. तीनों स्टेटमेंट्स को मैंने आपके लिए रीड कर दिया, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली, यानी कि ये सही है, ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत है।
दोस्तों, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है, इसका टास्क है कि गैस के सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट लेके आना, फ्री मार्केट करना। अगर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड में आपको कंप्लेन करनी है तो आपको कहाँ पर केस फाइल करना पड़ेगा? एपिलिएट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के सामने। ये है दोस्तों यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू, ये भी अपन डिस्कस करते हैं। भारत में डिजिटल पहल ने देश में शिक्षा प्रणाली के कामकाज में कैसे योगदान दिया है? अपना उत्तर विस्तृत करें। मैं आपके लिए इंग्लिश में भी रिपीट किए देता हूँ। हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया contributed to the functioning of the education system in the country? Elaborate your answer। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है, ऑनलाइन मीडियम है, इन्होंने कैसे एजुकेशन को और इम्प्रूव किया है, ये आपको एलोबोरेट करना है। आप इस आंसर को कहीं ना कहीं कोविड से भी रिलेट करके बता सकते हैं कि कैसे कोविड के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन अपन ने ली। ये है दोस्तों डेली वोकैब वर्ड्स। पहला है अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड का मतलब होता है दोस्तों नॉट रेस्ट्रिक्टेड या नॉट हैम्पर्ड, यानी कि बेसिकली कोई भी रुकावट नहीं आना। दूसरा जो वोकैब है दोस्तों दैट इज़ ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है किसी को प्रिपेयर करना या कुछ भी चीज़ को प्रिपेयर करना। तीसरा जो है दोस्तों वो है बाउट। बाउट का मतलब होता है पीरियड या टाइम। एक्सपंज का मतलब होता है दोस्तों अबोलिश करना, एलिमिनेट करना, हटा देना। ये थे दोस्तों आज के वोकैब वर्ड्स। इनको आप कहीं पर एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं और उसके अंदर नोट डाउन भी कर सकते हैं। यह है दोस्तों वन लाइनर फैक्ट्स जो कि आपके वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है कल्चर टूरिज़्म के जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने हाल ही में ही 6th एडिशन का इनॉग्रेशन किया है गंगा उत्सव का न्यू दिल्ली के अंदर। President Draupadi Murmu inaugurates and lays the foundation stone for various central and state government projects in Sikkim। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। परमा क्राइसिस का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा पीरियड जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो। तो इस वर्ड को जो है कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के कंटेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारी चीज़ें अपन ने नहीं सीखी है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहाँ पर भी आप हैं। मैं आशा करता हूँ आपका दिन शुभ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।